हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फाइनेंस लर्निंग एग्जाम में। दोस्तों, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने जा रहा है और अभी हम लोग बैठे हुए हैं 16 मार्च को। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लानिंग है टैक्स के अंदर, और वो एज पर लॉ है। हर कोई इसको कर सकता है। ये टैक्स इवीजन नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके का कंडीशन अराइज हो रहा है तो आप भी इसको कर सकते हो। तो इसका नाम है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। अब टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को आइए समझते हैं कि ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होता क्या है। बेसिकली जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग है ना, अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, वो हम कैपिटल गेन के ऊपर देखने जा रहे हैं। और वो कौन सा कैपिटल गेन? तो कैपिटल गेन फ्रॉम सिक्योरिटीज, यानी कि शेयर या फिर म्यूचुअल फंड, डेब्ट फंड, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट से। तो इसके अंदर करना क्या होता है कि आपके पास अगर कोई प्रॉफिटेबल सिक्योरिटी है तो वहां से जो आपका प्रॉफिट आपने बुक किया है, जो प्रॉफिट रियलाइज किया है, सपोज कीजिए वो 1 लाख रुपए का है। अब आपके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ऐसे भी शेयर्स हैं जहां से लॉस रियलाइज हो रहा है, लेकिन अभी आपने उसको रियलाइज नहीं किया है, वो नोशनल लॉस है, वो आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा है, मगर आपने बुक किया है केवल प्रॉफिट। अब मार्च महीने में आप बैठे हो, प्रॉफिट आपने बुक कर लिया, लेकिन आपने आपने असेसमेंट नहीं किया अपने पोर्टफोलियो का कि क्या ये जो सिक्योरिटी जो हमारे पास अभी है, जिसके अंदर कुछ लॉस हो रहा है, क्या वो आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, किस तरीके का परफॉर्मेंस दे सकता है। तो आपको असेसमेंट करना चाहिए कि जो भी शेयर जो लॉस मेकिंग है, जो आपके होल्डिंग में पड़ा हुआ है, अगर आने वाले टाइम में वो परफॉर्म नहीं कर सकता, वो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता, वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर सकता, होता है कई बार कुछ कारणों से आप स्टॉक तो ले लेते हैं लेकिन उसका परफॉर्मेंस डिटोरिएट होता रहता है। तो उस केस में हमें उस नोशनल लॉस को भी बुक कर लेना चाहिए। और एक चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपको विनर को ही रखना चाहिए। अगर लूजर है तो जरूर उससे एग्जिट कर जाना चाहिए। लेकिन सारे जो लूजर्स हैं, जो अभी शॉर्ट टर्म के अंदर आपको लॉस दिखा रहा हो, नोशनल लॉस दिखा रहा हो, ऐसा नहीं है कि वो आगे आने वाले टाइम परफॉर्म नहीं करेगा। इसी के लिए जो मैंने बोला कि आपको असेसमेंट करना जरूरी है, उस शेयर, उस कंपनी के बारे में पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है कि आने वाले टाइम में वो किस हिसाब से परफॉर्म कर सकती है। अगर उसका परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में अच्छा नहीं रहेगा या नहीं रह सकता है, तो आपको प्रॉफिट के साथ साथ जो उसके ऊपर नोशनल लॉस है उसे भी बुक करना चाहिए। अगर हम उस नोशनल लॉस को बुक करेंगे तो उसका हमें फायदा क्या होगा कि सपोज कीजिए कि आपके पास 1 लाख का प्रॉफिट आया। अब आपको क्या करना होगा, 15% से के रेट से आपको टैक्स पे करना होगा। 15,000 का आउटफ्लो चला जाएगा। और जो आपका पैसा है जो लगा हुआ है ऑलरेडी, जहां से लॉस, नोशनल लॉस इनकर्ड हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में, तो वो आपके कैपिटल को भी ब्लॉक करके रखेगा। तो एक तो कि आप एफिशिएंट यूज नहीं कर पाओगे उस कैपिटल का, वो कैपिटल आपका ब्लॉक रहेगा। आने वाले टाइम में भी अगर आपने असेसमेंट नहीं किया अच्छे से, और वो और मतलब बाजार के कंडीशन की वजह से हो या फिर उस कंपनी की कंडीशन की वजह से हो, और आपको अब आपका लॉस बढ़ाता चला गया, तो आप क्या करोगे, उसको लेटर पीरियड में उसको बुक करोगे। तो अभी आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर में जाके आपने उसको उसके ऊपर जो लॉस हो रहा है उसको बुक कर दिया, तो कोई इसका एडवांटेज आपको नहीं मिला। तो अगर मान लो कि मार्च महीने में जो प्रॉफिट आ रहा है, फिर आप नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल में, जून में अगर जाके अगर आप अभी का जो लॉस है, अगर कुछ पार्ट अगर वहां पे अगर आप बुक कर रहे हो, तो बेटर है कि अप्रैल में अगर बुक करने से बेटर है कि आप मार्च में बुक करो। उसका फायदा क्या होगा कि जो लॉस आपने इनकर्ड किया है एक्चुअल में, वो भी आपके प्रॉफिट से वो सेटअप होगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसी के ऊपर आपका टैक्स का आउटफ्लो बनेगा। अभी हम आगे समझेंगे कि एसटीसीजी एलटीसीजी होता क्या है, और विद एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से हमारे टैक्स के बर्डन को टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जो एक प्लानिंग है, इससे कैसे कम कर सकता है टैक्स के आउटफ्लो का। इसका फायदा आपको दो तरीके से मिलेगा। एक तो ये होगा कि जो आपकी लिक्विडिटी है आपके पास, वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि जो आपका ब्लॉकेज ऑफ फंड है वो फ्री हो जाएगा। दूसरा होगा कि जो कैपिटल गेन जो आपका ज्यादा जाता, अगर केवल प्रॉफिट बुक करते, लॉस बुक नहीं करते, तो लेकिन लॉस लॉस बुक करने से जो आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करोगे, तो जो आपका कैपिटल गेन का आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा।
अब इसके अंदर एक बात होती है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। जो जो हमारे पास जो कैपिटल गेन है ना, दो तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसका सेट ऑफ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से भी कर सकते हो और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से भी कर सकते हो। और अगर कोई भी लॉस सेटअप करने से बच जाता है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो अगले 8 असेसमेंट ईयर तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। अब इसके अंदर सपोज कीजिए कि कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसको 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, तो उसको तकरीबन 15,000 रुपए का आउटफ्लो चला जाएगा। लेकिन उसी के साथ कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जहां से उसको नोशनल लॉस हो रहा है 60,000 रुपए का। और ये जो नोशनल लॉस जिस स्टॉक के ऊपर हो रहा है, अगर उसने असेसमेंट किया कि ये हमें आने वाले टाइम में ये परफॉर्मेंस नहीं देगा, या ये सेक्टर कुछ अच्छा नहीं है, या मेरे से गलती हो गई, मैंने कुछ गलत शेयर उठा के रख लिया है, तो उस केस में अगर ये 60,000 रुपए का लॉस, अगर ये बुक की बुकिंग होती है, तो उनका जो टोटल नेट टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा वो हो जाएगा 40,000 का, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट और 60,000 का लॉस। तो इस 60,000 के लॉस की वजह से जो उनका नेट कैपिटल गेन हो वो 40,000 का हुआ। और इसके ऊपर जो इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना होगा वो 6,000 पे करना होगा। तो यानी कि आपने क्या किया कि आपका सीधे सीधे 9,000 रुपए की सेविंग हो गई, और प्लस जो कैश फ्री हो गया जो वहां पे ब्लॉक था, उसका यूज भी आप किसी दूसरे एसेट क्लास के अंदर कर सकते हो जहां से आपको एफिशिएंट रिटर्न बने। और हाँ, जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग है, ये अप्लीकेबल होता है विद इन द ईयर, मतलब विद इन द फाइनेंशियल ईयर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट को मार्च में बुक करोगे और लॉस आप अप्रैल में बुक करोगे, तो फिर आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको फिर वही 15,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसमें जो हमारा टाइप ऑफ टैक्स होता है वो लॉन्ग टर्म होता है और शॉर्ट टर्म होता है। आइए समझते हैं। अब देखिए, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसके लिए जो हमारा होल्डिंग पीरियड है वो 12 महीने से ज्यादा का होना चाहिए शेयर के केस में, स्टॉक के केस में, यानी कि इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे जो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 10% का के रेट से टैक्सेबल होता है। और ये जो 10% लगेगा वो ओवर एंड एबव ऑफ ₹1 लाख होगा, मतलब कि फर्स्ट 1 लाख आपका एग्जेम्प्टेड होगा, उसके बाद जो भी कैपिटल गेन आएगा लॉन्ग टर्म, वो उसके ऊपर 10% के रेट से टैक्स लग जाएगा। और वहीं अगर अदर देन इक्विटी शेयर है, तो यानी कि अदर एसेट क्लास है, जैसे गोल्ड हो गया, डेब्ट फंड हो गया, या घर हो गया, जमीन हो गया, तो इनके ऊपर सीधे 20% के रेट से आपको टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसका कंडीशन ये होता है कि अगर आपके पास 12 महीने से पहले अगर आपने किसी को बेचा, तो वो आपका कोई भी एसेट को बेचा, तो वो आपका शॉर्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और वहां पे आपको 15% के रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन कब? अगर उसके ऊपर एसटीटी अप्लीकेबल है। तो हम लोग देख रहे ही हैं शेयर, इक्विटी और म्यूचुअल फंड के लिए, तो इन चीजों पे एसटीटी अप्लीकेबल होता ही है, तो यहाँ पे आपको 15% के रेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर एसटीटी एप्लीकेबल नहीं है, तो उसका नॉर्मल स्लैब रेट लगता है। दूसरी चीज कि ये जो आपका 12 महीना का जो कंडीशन है, ये 36 महीने में कन्वर्ट हो जाता है अगर डेब्ट फंड है तो। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो डेफिनेशन है उसमें 12 महीने के बदले हम 24 महीने कंसिडर करते हैं। और इसके अंदर एक और चीज है कि जो भी आपका कैपिटल गेन है ना, इसको भी आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करके उसको भी आप एग्जेम्प्ट करा सकते हो, लेकिन उसका एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन को मीट करना जरूरी है। तो इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो करेंगे कि कैसे हम कैपिटल गेन टैक्स को भी हम एग्जेम्प्ट करा सकते हैं, और किन लोगों को किस तरीके, कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए, और उसका हमें फिल करने का क्या तरीका है। जैसे सपोज कीजिए किसी के पास अगर ऑप्शन से प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन ट्रेडर है तो उससे प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है कि किसी के पास सैलरी इनकम है, हो सकता है किसी के पास सैलरी प्लस ऑप्शन का इनकम है,
हो सकता है किसी के पास बिजनेस का इनकम है। तो देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट केस में कौन सा आईटीआर फॉर्म हमें चूज करना चाहिए, चूज करना चाहिए। तो चलिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।